हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप सर। जैसा कि हम लोग सब्जेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे, है ना। तो फर्स्ट चैप्टर समाप्त हुआ था, सेकेंड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग हीटिंग के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो हीटिंग में रजिस्टेंस हीटिंग हमने बता दिया था आपको, कितने प्रकार के हीटिंग होते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो गई थी। तो आज हम लोग जो है आर्क हीटिंग के बारे में जानेंगे। आज हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? आर्क हीटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज की हमारी जो क्लास है वो आर्क हीटिंग के बारे में है कि आर्क द्वारा मतलब विद्युत आर्क द्वारा किस प्रकार से हीटिंग की जाती है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आर्क आर्क मीन्स आप जान लीजिए, विद्युत द्वारा जब फेज और न्यूट्रल आपस में टच कराया जाता है या किसी भी प्रकार से दोनों को संपर्क में स्पेस रखते हुए, बहुत कम स्पेस रखते हुए जब ले आया जाता है तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स कूद कर जाता है ना। तो उसमें क्या उत्पन्न होता है? आर्क उत्पन्न होता है। उसी आर्क की सहायता से हीटिंग की जाती है और कैसे की जाती है उसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो वैद्युत आर्क अर्थात विद्युत द्वारा आर्क उत्पन्न करके, जैसे आप लोग देखे होंगे वेल्डिंग की जाती है तो उसमें से चिंगारी टाइप की निकलती है कि नहीं निकलती, है ना। फ्लक्स को पिघलाकर उसको जो है जॉइंट किया जाता है, वेल्डिंग किया जाता है, तो वहाँ भी होता है वो चीज़, आर्क उत्पन्न होता है। उसी आर्क की मैं बात कर रहा हूँ, उसी प्रकार के आर्क की बात कर रहा हूँ जो कि विद्युत द्वारा उत्पन्न होगा। तो आर्क हीटिंग हम लोग आज पढ़ेंगे। और आर्क हीटिंग में सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो आर्क का टेम्परेचर होता है, जो विद्युत द्वारा आग उत्पन्न होती है, चिंगारी उत्पन्न होती है, आर्क उत्पन्न होती है, उसका जो टेम्परेचर होता है वो 3500 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना 4000 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 3500 डिग्री सेंटीग्रेड से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान होता है। तो आप समझ सकते हैं कितना अधिक इसका टेम्परेचर होता है। आप जानते हैं पानी जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही खौलने लगता है, और उसमें अगर आप अपने हाथ को ले जाएं तो आपका हाथ जल सकता है और जल जाता है ना, फफोले पड़ जाते हैं। तो आप देख लीजिए 3500 डिग्री सेंटीग्रेड और 4000 डिग्री सेंटीग्रेड कितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा। ये तो तुरंत आदमी को राख कर देगा, है ना। तो इसकी सहायता से हीट उत्पन्न किया जाता है, हीट उसमें उत्पन्न की जाती है, और उसी की सहायता से जिस मटेरियल को हमको गलाना होगा, जिस चार्ज को पिघलाना होगा, जो भी मटेरियल होगा उसको हम लोग पिघलाएंगे, ठीक है। ये हो गया। और इसमें दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं तो हीट प्रोड्यूस्ड बाय आर्क, जो कि हमने बता दिया, हीट जो उसमें उत्पन्न होगी वो किसके द्वारा? आर्क के द्वारा उत्पन्न की जाएगी, ठीक है। और तीसरा पॉइंट देखते हैं, आर्क इज अ डीसी वोल्टेज, मतलब जो इलेक्ट्रिक द्वारा आर्क उत्पन्न होता है वह किस तरह का व्यवहार करता है? डीसी वोल्टेज या अर्थात डीसी विभव की तरह काम करता है। एसी नहीं, कौन सा? डीसी। जैसे डीसी वोल्टेज या करंट होता है उसी प्रकार यह व्यवहार करता है। कौन? जब आर्क उत्पन्न हो जाता है, उस आर्क के बीच में जो वोल्टेज या करंट होता है वह डीसी की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। और आप जानते हैं जहाँ भी डीसी सप्लाई आ जाती है उसमें जो पावर फैक्टर होता है वो 1 हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे यल मतलब इंडक्टर और सी मतलब कैपेसिटर का मान जो होता है वो निग्लिजिबल हो जाता है। और यह आइडियल कंडीशन पे होता है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन पढ़ने को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और आगे हम लोग इसी क्रम में बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यदि आर्क वोल्टेज बढ़ता है तो आर्क रेजिस्टेंस घटता है। जो आर्क हमारा विद्युत द्वारा उत्पन्न होगा, अगर उसका वोल्टेज हम लोग बढ़ाएं, है ना, ट्रांसफार्मर की सहायता से उसका वोल्टेज यदि बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा। इसका मतलब क्या निकल रहा है? जिसका रेजिस्टेंस घटे वोल्टेज बढ़ाने पर, इसका मतलब है कि यह जो है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रखता है कि निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रखता है? हाँ, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ये रखता है, ठीक है। वोल्टेज बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा है? घट जा रहा है। तो ये निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की तरह व्यवहार करता है।
वह नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वो होता है जिसमें वोल्टेज अगर बढ़ाया जाता है तो आर्क का रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, तो ये जो आर्क हीटिंग होती है, जैसे रेजिस्टेंस हीटिंग दो प्रकार का हमने आपको बताया था, एक डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग और एक इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। तो ठीक है, तो आर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, है ना। तो आर्क हीटिंग जो होता है वह मुख्यतः कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार से रेजिस्टेंस हीटिंग दो प्रकार के होते थे, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग और इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, उसी प्रकार आर्क हीटिंग भी दो प्रकार के, एक डायरेक्ट आर्क हीटिंग और एक इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग। ठीक है, तो डायरेक्ट आर्क हीटिंग में भी यहाँ पे दो जो है करके बताया गया है आपको, उसको क्लासिफाइड किया गया है, दो प्रकार के बताया गया है। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो आपको नोट्स प्रोवाइड किया गया है ये लाइन बाय लाइन आपको वन लाइनर की तरह प्रोवाइड किया गया है, लेकिन एग्जाम में आप लोग जो मैं समझा रहा हूँ इसी को डिस्क्राइब करके अपनी भाषा में क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो डायरेक्ट आर्क हीटिंग होती है वह दो प्रकार से आपको बताया गया है। एक जो उसका फनल होता है, मतलब जो उसमें बर्तन होता है जिसमें चार्ज को गर्म किया जाता है, या जिस भी चीज़ को, जिस मटेरियल को हमको गर्म करना है, वह जो होता है बर्तन, वह कंडक्टिंग होता है ना। वह कैसा होता है, कंडक्टिंग होता है। तो यहाँ पे जैसा कि आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि कंडक्टिंग बॉटम डायरेक्ट आर्क हीटिंग, DAH का मतलब क्या है, डायरेक्ट आर्क हीटिंग। ठीक है, कब, जब उसका जो चार्ज रखा गया है वह कैसा हो, कंडक्टिंग। ठीक है, कंडक्टिंग मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, इस प्रकार का अगर वो है ना, पॉट या बर्तन जिसमें चार्ज को रख के गर्म किया जा रहा है, तो वह जो होता है कंडक्टिंग बॉटम डायरेक्ट आर्क हीटिंग होता है। ठीक है, अब ये डायरेक्ट आर्क हीटिंग में हमने आपको जैसे डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में बताया था कि डायरेक्ट इलेक्ट्रोड की सहायता से, है ना, डायरेक्ट जो है इलेक्ट्रोड की सहायता से उसमें चार्ज को गर्म किया जाता है, डायरेक्ट सप्लाई देकर और आर्क उत्पन्न करवा के। ठीक है, अन्य किसी के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती कि दूसरे की सहायता लेकर तब उसमें हीट उत्पन्न कराया जाए। नहीं, डायरेक्ट आर्क उत्पन्न करवाएंगे इलेक्ट्रोड की सहायता से और चार्ज को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, और जितना टेम्परेचर चाहिए उस हिसाब से वोल्टेज को बढ़ा घटा के अपना मेंटेन करके उसको पिघला लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये जो डायरेक्ट आर्क हीटिंग होती है, कंडक्टिंग बॉटम टाइप, मतलब जिस बर्तन में चार्ज रखा गया है वो कंडक्टिंग का व्यवहार करेगा, उस प्रकार का डायरेक्ट आर्क हीटिंग हो गया। ठीक है, इसी में जो दूसरा आपको बताया गया है, नॉन कंडक्टिंग डायरेक्ट आर्क हीटिंग बताया गया है ना, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। नॉन कंडक्टिंग मतलब जिस बर्तन में चार्ज को रखकर या मटेरियल को रखकर गर्म किया जा रहा है उसमें जो है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, किसमें, बर्तन में। ठीक है, और जिसको चार्ज को गर्म कर रहे हैं उसमें हो सकती है, और वह आर्क के द्वारा हीट उत्पन्न किया जाएगा, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड एक कैथोड की तरह व्यवहार करता है, और जैसे ही ये दोनों संपर्क में आएंगे चार्ज के, उसमें से इलेक्ट्रॉन कूद कर जाने लगते हैं, है ना। तो जिसके कारण क्या होता है, आर्क उत्पन्न होता है। जैसे आप लोग स्विच को अंधेरे में अगर ऑन ऑफ करते हैं तो आप देख सकते हैं उसमें से आर्क उत्पन्न होता है। मतलब जब कांटेक्ट छूटता है तो बहुत ही कम स्पेस रहता है, तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कूद कर उसमें से जाने लगते हैं, तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, आर्क। तो उसी आर्क की सहायता से यहाँ पे हीट उत्पन्न किया जा रही है। आगे देख लेते हैं हम लोग। इस प्रकार की हीटिंग में कार्बन या ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड, है ना, यूज किए जाते हैं। फनल के सीलिंग से चार्ज के ऊपर लटके रहते हैं, मतलब इलेक्ट्रोड इसमें किसमें, डायरेक्ट आर्क हीटिंग में कार्बन अथवा ग्रेफाइट के यूज किए जाते हैं, तथा चार्ज में डायरेक्ट रूप से आर्क उत्पन्न करके चार्ज को हीट करते हैं। ठीक है,
तो आप समझ सकते हैं, जैसा कि आपको हमने चित्र भी दिखाया और आप लोग एग्जाम में ये तो मेन थिंग्स है ना, इतना जितना आपको बताया गया है। इसके चित्र के बारे में आप लोग बताएंगे, है ना, क्या क्या है, कैसे लगा हुआ है, क्या किसका बना होता है, ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, फिर इसका वर्किंग लिखेंगे और लास्ट में एप्लीकेशन या यूज लिखेंगे, जैसा कि नीचे आपको बताया गया है। ठीक है, तो ये भट्टियाँ जो होती हैं लोहे की कच्ची धातु को शुद्ध लोहे में बदलने के लिए प्रयोग की जाती है। इस प्रकार की जो हीटिंग होती है वह क्या होती है कि लोहे की कच्ची धातु को, है ना, शुद्ध लोहे में बदलने के लिए टेम्परेचर एक जो उसका मेंटेन करके उस टेम्परेचर तक लाया जाता है, ताकि वह लोहा जो अभी कच्चा था वो क्या हो जाए, पक्का हो जाए और शुद्ध हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार की भट्टियों का यूज किया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट आर्क हीटिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है? कच्ची लोहे की धातुओं को पक्के लोहे के धातु में या शुद्ध लोहे में बदलने में किया जाता है। ठीक है, ये डायरेक्ट आर्क हीटिंग हो गया। इसी प्रकार इसी में जो है अगला हमारा इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग है। तो इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग में कुछ भी नहीं है, बस वही चीज़ चार्ज को डायरेक्ट चार्ज में नहीं, किसी पॉट की सहायता से इनडायरेक्टली सबसे पहले चार्ज को उत्पन्न करेंगे, है ना, इलेक्ट्रोड की सहायता से, एनोड और कैथोड की सहायता से, है ना, उसमें चार्ज उत्पन्न करेंगे और उस चार्ज को किसी पॉट में, है ना, किसी बर्तन में पहले उसको बर्तन को गर्म करेंगे और फिर चार्ज पे संपर्क में आएगा। जैसे कि इलेक्ट्रिक प्रेस होता है, उसमें क्या लगा रहता है, एक कॉइल, हीटिंग कॉइल लगा रहता है। तो सबसे पहले विद्युत सप्लाई हम लोग दे के हीटिंग कॉइल को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, हीट करते हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लोएशन करवाते हैं, जिसके कारण करंट उत्पन्न होता है। तो हीट के फार्मूला या चीज इक्वल टू I²RT से उसमें हीट उत्पन्न होता है। तो वो हीट होगा तो फिर उसका जो बाह्य सतह लगा होता है वह गर्म होता है और वह हीट होने के कारण फिर उसमें जो अपना कपड़ा हम लोग बाहर से प्रेस करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसमें भी एक बर्तन आर्क उत्पन्न करवाएंगे और इसमें एक पॉट लगा होगा जो सबसे पहले हीट होगा और फिर तब जिस चार्ज को, जिस लोहे को आपको गर्म करना है उसके संपर्क में आएगा और वह जितना टेम्परेचर चाहिए उतने तक गर्म होगा और जो है आपका काम हो जाएगा। इस फर्नेस में आर्क की ऊष्मा को देखिए यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है, इस फर्नेस में, फर्नेस मीन्स भट्टी, है ना, इस भट्टी में आर्क की ऊष्मा को चार्ज में रेडिएशन द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता है ना। जब जो आर्क होगा वो उत्पन्न होगा और जो उसमें लगा हुआ बर्तन होगा उसके संपर्क में आएगा और रेडिएशन द्वारा वो गर्म होगा, उसके बाद रेडिएशन द्वारा उसका जो है हीट फैलेगा और जिसके कारण क्या होगा, जो चार्ज होगा वो गर्म होगा और जितना टेम्परेचर चाहिए उसको हम लोग मेंटेन करके स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को लगा के अपना कर लेंगे काम। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो देख लेते हैं आर्क हीटिंग का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, यूज्ड फॉर मेल्टिंग ऑफ नॉन फेरस मटेरियल। जो नॉन फेरस मटेरियल टाइप के मटेरियल होते हैं, है ना, मतलब नॉन फेरस मटेरियल, उनको पिघलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यूज्ड इन आयरन, है ना, आयरन टाइप का जो होता है, फॉर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ आयरन, है ना, आर रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंटली। तो आयरन को भी पिघलाने के लिए या आयरन को गर्म करने के लिए, अशुद्ध को शुद्ध करने के लिए इस प्रकार का आर्क हीटिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब जो है ये इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग का यूज है ना, नॉन फेरस मटेरियल को जो है पिघलाने के लिए यूज किया जाता है इनडायरेक्ट हीटिंग, और किसका यूज किया, और कहाँ पे, स्मॉल क्वांटिटी में जो आयरन होते हैं, है ना, उनको भी गर्म करने के लिए या पिघलाने के लिए, हीट करने के लिए उपयोग किया जाता है इस प्रकार की हीटिंग। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोड यूज्ड इन आर्क हीटिंग। जो आर्क हीटिंग होती है उसमें जो इलेक्ट्रोड यूज होता है वह किस प्रकार से यूज होता है, ये भी हम लोग नॉलेज ले लेते हैं, ताकि हमारे पास मटेरियल रहेगा तो हम उसको लिख सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कार्बन का इलेक्ट्रोड आप यूज कर रहे हो
तो वह स्मॉल फर्नेस के लिए यूज होता है, मतलब छोटी छोटी भट्टियों के लिए कार्बन का यूज कर सकते हैं, जहाँ पर 3000 डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक टेम्परेचर उस भट्टी में या फर्नेस में उत्पन्न होती है, तब आपको ग्रेफाइट का रॉड यूज करना पड़ेगा, अर्थात इलेक्ट्रोड यूज करना पड़ेगा, है ना। तो उसमें जो होता है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड या 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप उसका टेम्परेचर बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा इलेक्ट्रोड को, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे आपको जानने और देखने लायक है, इसमें करंट स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। इसका मतलब आप समझिए, करंट स्टेप अप मतलब करंट को बढ़ा रहा है तो वोल्टेज को क्या करेगा, घटाएगा ट्रांसफार्मर। तो मतलब इसका ये निकलता है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यहाँ पे यूज किया जाता है, सीधी सी आप कह सकते हो, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको करंट की ज़्यादा आवश्यकता है ना कि वोल्टेज की। तो I²R हीट उत्पन्न होगा, जो होता है हीट वो I के प्रोपोर्शनल होता है ना। तो इसलिए जो होता है कि जो हम लोग ट्रांसफार्मर इसमें यूज करते हैं आर्क हीटिंग में, वह कौन सा होता है, आप ये कहिए करंट स्टेप अप, मतलब करंट को जो बढ़ा दे तो वोल्टेज को क्या करेगा, घटाएगा। तो मतलब वोल्टेज डाउन ट्रांसफार्मर, या इसी को कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो ये आर्क हीटिंग था, जितना हमने आपको बताया काफ़ी ज़्यादा बताया है ना। तो आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा और माइंड में बैठा लीजिए, और इसको जो है आप एग्ज़ाम में अपने दिमाग से अपने तरीके से लिख दीजिएगा, ठीक है। तो आर्क हीटिंग समाप्त होता है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो इंडक्शन हीटिंग का है। किसका है? इंडक्शन हीटिंग का। इंडक्शन द्वारा किस प्रकार से हीटिंग किया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इंडक्शन जहाँ भी आ जाए, इसका मतलब है ये एसी वाली बात करेगा। एसी मतलब जहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्वेंसी होगा, है ना। इंडक्शन हीटिंग मतलब एसी मतलब जहाँ पे फ्रिक्वेंसी होगा, अल्टरनेट चेंज करेगा। तो जो इंडक्शन हीटिंग होती है वहाँ यूज्ड कहाँ होती है, फेरस मटेरियल पे होती है। और यह हीट किस प्रकार से उत्पन्न करती है, ईडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉसेस की सहायता से, ठीक है। और नॉन फेरस मटेरियल पर भी यह यूज होता है, ईडी करंट लॉस। जैसे नॉन फेरस मटेरियल एल्युमिनियम है, नॉन फेरस मटेरियल कौन है, एल्युमिनियम है। और एल्युमिनियम में हम आपको बता देना चाहते हैं केवल और केवल ईडी करंट लॉसेस होता है, हिस्टैरिसीस लॉसेस नहीं होता है, ठीक है। नॉन फेरस मटेरियल में एल्युमिनियम आता है, ठीक है। इसीलिए परमानेंट मैग्नेटिक टाइप जो हम लोग EIM में आप लोग पढ़े होंगे, PMMC टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट होता था, परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल टाइप, है ना। इंस्ट्रूमेंट में नॉन फेरस मटेरियल एल्युमिनियम का डिस्क यूज किया जाता था, वहाँ पे एल्युमिनियम का डिस्क यूज किया जाता था, जिसके कारण ईडी करंट लॉसेस के कारण उसको कंट्रोल किया जाता था। और इसी कारण जो है वह उसमें हिस्टैरिसीस लॉसेस नहीं होता था, जो कि हमारी अच्छी बात थी, जिसके कारण इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा हीटअप नहीं होता था, तो लॉन्ग टर्म तक चलता था। जबकि मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट में फेरस मटेरियल मतलब आयरन का यूज किया जाता था, है ना। तो वहाँ पे हिस्टैरिसीस तथा ईडी करंट दोनों लॉस होता है, ठीक है। इस प्रकार की हीटिंग करंट लॉस तथा हिस्टैरिसीस लॉस पर आधारित होती है ना। कौन सा, इंडक्शन हीटिंग की बात कर रहा है, ठीक है। और इसमें आप ये दोनों फार्मूला जरूर याद रखिएगा, ईडी करंट लॉसेस का और ये हिस्टैरिसीस लॉसेस का। इससे हमको सारी चीज़ें पता चलेंगी कि मतलब कि ईडी करंट लॉसेस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है और हिस्टैरिसीस लॉसेस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, इससे आपको पता चल जाएगा। तो ईडी करंट लॉसेस जैसा कि होता है के एक नियतांक है, कांस्टेंट है ना। लेकिन बी मैक्स का स्क्वायर, एफ स्क्वायर, टी स्क्वायर और वी स्क्वायर, ठीक है। तो बी मैक्स मतलब फ्लक्स डेंसिटी है ना, का स्क्वायर है, और फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर है। और ये टी जो है विड्थ है, टाइम नहीं है, विड्थ मतलब चौड़ाई है आयरन का, उस मटेरियल का जिसको गर्म करना है, ठीक है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, उस मटेरियल का चौड़ाई है। भी क्या है, आयतन है, वोल्टेज नहीं, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। और हिस्टैरिसीस लॉसेस क्या है, नीटा एक कांस्टेंट है, नियतांक है। बी मैक्स 1.6 है ना, बी मैक्स के पावर कितना होता है, 1.6 होता है, ठीक है। और एफ इंटू वी होता है,
तो इतनी चीज़ें आप सूत्र ये याद रखिएगा ईडी करेंट हिस्टैरिसीस क्लासेस का। और साथ ही साथ में तो आज हम लोग जो सीखे हैं उसमें हम लोग ईडी करेंट मतलब कि हम लोग पढ़े हैं आज जो है आर्क हीटिंग और जो है इंडक्शन हीटिंग के बारे में। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा और नोट्स अपने से बना लीजिएगा। आशा है आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि फाइनल ईयर है आप लोगों का, तो आप लोगों का तो कंफर्म एग्ज़ाम होगा ही होगा, तो उसमें नो डाउट। तो आप लोग पढ़ाई अच्छे से करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।